शिवा का ओरिजिन किधर लाई करता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक बैकिंग के साथ। कारेहान तेपे जो 11,000 साल पुरानी साइट मानी जाती है, वहां पर शुरुआत होती है शिवा ट्रेडिशन की। ये इमेज मैंने सबसे पहले देखी और जब ये मैंने इमेज देखी मैं लिटरली रुक गया। ये 11th पिलर है, जैसे एक सरपेंट का हेड होता है। जिसको थोड़ी बहुत भी शिव जी के बारे में समझ हो उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि भाई कोई रिलेशन तो है। मेरे लिए तो ये क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। टर्की के अलावा और कहां पर शिव का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है हमें? ये सील हमें यूरोप में मिली है और अभी आपको इसका एक और प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये रिवर्स इन्वेजन थ्योरी है ये, कि कैसे इंडियन सभ्यता से वेस्टर्न साइड पे लोग गए थे और वहां पर शिवलिंग की स्थापना करी थी। एब्सोल्युटली। हमें और कहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ हिंदू गॉड्स? सबसे इमीडिएट नेबर की बात करता है पर्शिया। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को ध्यान से सुने और सोचे ये कहानी किसकी है। एक वाइल्ड गॉड जो कि ईस्ट साइड से आता है, जो सोसाइटी में नहीं रहता, जिस भगवान को वो उग्र और वाइल्ड बोल रहे थे, वो शांति से बैठ जाता है और उसके बाद में जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो आके उस राजा को मार डालते हैं। और ये कहानी है। इराक वॉज शॉकिंग टू मी, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वॉज ऑल्सो शॉकिंग टू मी। ये पूरा ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ शिवा जो हमने अभी तक एस्टैब्लिश करी है हरी। सो शिव अक्षर रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है? इसके अंदर जो श्रीकालहस्ती टेम्पल और एक एकाम्बरेश्वर टेम्पल 0.001 डिग्री के डिविएशन पे है सिर्फ। अब हमारे पास में उस टाइम पे मैप्स नहीं थे, जीपीएस नहीं था, सैटेलाइट नहीं थे, मॉडर्न सर्वेज नहीं थे, बट हमारे पास में एक नॉलेज थी, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सबसे एस्टोनिशिंग बात क्या है कि ये माउंट कैलाश अपने आप में बहुत इंट्रीगिंग। द लॉस्ट सिटी ऑफ शंबाला इज इन माउंट कैलाश। ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, कुछ एलियन कनेक्शन भी बताया जाता है। माउंट कैलाश की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक रशियन क्लाइंबर थे जिन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से काफ़ी लोग हमारे एपिसोड बहुत ध्यान से देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इससे हमारा हौसला बना रहेगा और आपके लिए इसी तरह के डीप, वेल रिसर्च, नॉलेज बैक पॉडकास्ट लाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा जो भी पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ है वो कहाँ से बैक्ड है, कौन सी जगह से, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में आप और पढ़ सकते हो। उसका एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, उसके बारे में। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। हरी भाई, हम लोग बोलते रहते हैं कि हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास? किस तरह से अलग अलग सभ्यताओं में हमें इंडियन टेम्पल्स या इंडियन रिचुअल्स के एविडेंसेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस प्रेजेंट करा था। अभी मैं हाइपोथेसिस इसलिए कह रहा हूँ कि उसका एविडेंसिंग क्या है वो हम ड्यूरिंग द पॉडकास्ट समझेंगे। राइट। बट जहाँ पर आपने बताया था कि किस तरह से हिंदू कल्चर जो है उसके एविडेंसेस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इराक और टर्की में भी मिले हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि इंडोनेशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में हमें वैसे भी काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं। बट इराक वॉज शॉकिंग टू मी, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वॉज ऑल्सो शॉकिंग टू मी। किस तरह के एविडेंसेस हमारे पास या तो आर्कियोलॉजी या स्क्रिप्चर्स के अंदर मौजूद हैं? इन स्क्रिप्चर्स को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी गई आज तक? और क्या उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और क्या उसके पीछे का प्रमाण है? ये सारा का सारा डिस्कशन आज मेरे को आपसे बैठ करके समझना है इन दिस पॉडकास्ट विच ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ द गॉड्स। लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक एंगल से, साइंटिफिक बैकिंग के साथ हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। और इसके लिए, ये मुश्किल काम के लिए आपसे बेटर ब्रेन, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ब्रेन मुझे नहीं मिल सकता था एज अ गेस्ट। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट।
थैंक्स अ लॉट तरुण, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम दोबारा एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं और दोबारा एक तलाश में जा रहे हैं। सो कारेहान तेपे जो 11,000 साल पुरानी साइट मानी जाती है, वहाँ पर से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, या ऐसा बोला जाता है वहाँ से शुरुआत होती है शिवा ट्रेडिशन की। उस पर क्या एविडेंस मिलता है हमें शिवा के एग्जिस्टेंस का? सो ये एक बहुत ही रीसेंट स्टडी है जो मैंने कंडक्ट की है, और जब मैंने उस साइट को सबसे पहली बार देखा, मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं सही देख रहा हूं। और ये प्रश्न जब आपके दिमाग में आता है तब आपका शायद बायस भी किक इन कर जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है एक पैटर्न देखने के लिए। तो इसीलिए ये मैं सबको दिखाना चाहूंगा। ये इमेज मैंने सबसे पहले देखी, और जब ये मैंने इमेज देखी, जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, मैं लिटरली रुक गया। मैं बिल्कुल आई वॉज लाइक कि ये मैं क्या देख रहा हूं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको यहां पे 10 पिलर्स दिख रहे होंगे, सब के सब इरेक्ट खड़े हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये पुरुष के लिंग जैसे दिखेंगे, जो कि एक नॉर्मल है, क्योंकि ये सिलेंडर है। सिलेंडर बनाना कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है किसी के लिए। लेकिन वो पिलर्स मेरे लिए इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे जितना कि ये 11th पिलर है। सो तरुण जी, मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपको क्या लग रहा है? ये जैसे एक सरपेंट का हेड होता है, और ये एक्चुअली एक कोबरा के फन की तरह हाँ दिखाया गया है। हाँ। सो ये, और साथ में ये पिलर्स, इन्होंने सबसे पहले मेरी इमेजिनेशन को ट्रिगर किया। फिर मैंने इसके अंदर डीप रिसर्च करनी स्टार्ट की। अब इन सारे पिलर्स के साथ में हमें वहां पे एक फेस दिख रहा है जो इन सारे पिलर्स को ऊपर से देख रहा है। सो बेसिकली अगर हम सिंबल से अगर हम इन आकृतियों को डीकोड करें, एक पिलर जो कि फेस के प्लेन के नीचे है, एक सर्प जो कि उन्हीं पिलर्स के साथ में है लेकिन उनसे थोड़ा सा हाइट में हल्का सा बड़ा है, वो भी फेस के ऊपर नहीं जा रहा है। ये जो आपको नीचे हल्की सी लाइन दिख रही है, बिल्कुल फेस के नीचे हल्का सा इंप्रेशन दिख रहा होगा इस फोटो में, ये भी एक सांप की बॉडी उन्होंने दिखाई हुई है। अब ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जिसको थोड़ी बहुत भी हिंदू धर्म की या फिर शिव जी के बारे में थोड़ी बहुत समझ हो, उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि भाई कोई रिलेशन तो है। अब हमारे पास में एक लिंगम है, सर्प है, और एक हेड है जो ऊपर से देख रहा है। अब अगर हमें शिवलिंग को पूरा करना है, जो आज का शिवलिंग है, उसमें एक है कि अभिषेकम इसका कैसे होगा। आज हम दूध से करते हैं, लेकिन पानी से अभिषेकम करना बहुत पुरानी प्रथा है हमारे यहाँ पे। और योनि कहाँ है? अब एक बार वापस जाइए, हम एक ब्रॉडर इमेज देखते हैं, जूम्ड आउट। अब यहां पे एक नई पिक्चर निकल के आ रही है जब हमने एंगल चेंज किया। ये जो सर्कल है इसको ध्यान से देखिए, योनि कैसे होती है। योनि हमारी थोड़ी सी ओवल शेप में होती है, उसका जो माउथ होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, और जब हम शिवलिंगम को देखते हैं तो जो उसका एग्जिट होता है अभिषेकम का, वो हमेशा आगे नैरो होता है। अब यहां पे अगर अब हम बिल्कुल जूम करें टुवर्ड्स द टॉप मोस्ट, यहां जी बिल्कुल जहां पे आपका कर्सर है, इसको जूम इन कीजिए, ये पानी का निकास है, एग्जिट ऑफ द अभिषेकम। तो जब भी आप किसी चीज से अभिषेक करते हो तो उसका एक एग्जिट होता है, वो है, और वो नैरो होता है, और चेंबर भी वहां पे नैरो हो रहा है। अगर ये चेंबर यहां पे नैरो नहीं हो रहा होता, अगर आगे से इसका मुंह छोटा नहीं हो रहा होता, शायद मैं इसको स्पेकुलेशन में डालता कि शायद मैं देख रहा हूं, लेकिन अभी रिजेम्बलेंस बहुत क्लीन हो रही है। हाँ। अब लेकिन पानी आएगा कहां से? एक बार हम जूम आउट करते हैं। आपने वो जो फेस है, जिसको अब मैं बोलूंगा प्रीस्ट फेस या शिवा फेस, उसके पीछे में आपको हल्के से कट्स दिख रहे होंगे। अगर आप जूम इन करें फेस के पास में राइट हैंड साइड में, यहां से रेन वाटर नीचे जा रहा है, और आपको हल्की सी यहां पे काई सी भी दिख रही होगी, पानी नीचे जा रहा है, तो वहां से आपको दिख रहा है कि दिस इज इनफ्लो ऑफ वाटर। और पिलर्स में पानी ऑलरेडी जमा हुआ है, इसलिए ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिखाया हुआ कि बारिश हुई है, यहां से पानी अंदर आया है और वहां से पानी बाहर निकल रहा है।
अब एक बार जूम आउट करें और पुरानी इमेज पे वापस चलते हैं। ये हमने ऊपर वाला देख लिया। अब अगर आप राइट में देखें, राइट में भी इनलेट है पानी का। तो मतलब चारों साइड उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि जब बारिश हो तो ऑटोमेटिकली पानी अंदर आता रहे। मुझे ये प्योरली अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिव अभिषेकम लग रहा है। और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज में अपने थॉट्स दें, क्योंकि मेरे लिए तो ये क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। मे बी मेरी क्लैरिटी है, मे बी मेरा बायस्ड है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। सो ये 11,000 साल पुरानी साइट पे अगर हमें शिवलिंगम की पूजा का या आराधना का एक प्रमाण मिलता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ऋग्वेद वो शायद 11,000 साल से पहले लिखे गए हों? पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम ऋग्वेद की बात करें, सबसे पहली चीज़ उसमें आती है सरस्वती। अब आप एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देखिए। हम दोनों यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि कोई एक तीसरा आदमी हमारे साथ में बैठा है जो हमारी कॉन्वर्सेशन को लिख रहा है। अब उसमें उन्होंने बोला कि जो तरुण कह रहा है वो एक प्रमाण है, वो एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो वो यूज़ कर रहा है, वो मुझे जो चीज़ें बता रहा है वो ऐतिहासिक हैं और वो फैक्ट हैं। तो तरुण इज अ फैक्चुअल फिगर। हैरी जो कह रहा है वो तरुण की अपनी सोच है, हैरी एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरी कॉन्वर्सेशन उन्होंने लिखी और कल को कहते हैं कि गॉड फॉरबिडन, ओम नमः शिवाय, कि मेरा कल एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। उसके बाद में वो हमारी कॉन्वर्सेशन को पब्लिश करते हैं। अब हैरी एग्जिस्ट नहीं करता है, तरुण एग्जिस्ट करता है, तो हैरी को आप मिथ डिक्लेयर कर दोगे क्या? नहीं। तो जब ऋग्वेद के अंदर आप सतूदरी की बात कर रहे हो, आप हरुप्रिय की बात कर रहे हो, आप गंगा की बात कर रहे हो, आप यमुना की बात कर रहे हो, सरस्वती कैसे एक मिथिकल रिवर हो सकती है? कि सब फैक्ट है, इवन कि जो वो कहानी बता रहे हैं ऋग्वेद में वो भी हमें दिख रही है कि वो एक हंटर एंड गैदरर से फार्मिंग, स्मॉल सेटलमेंट, एक वैदिक सिविलाइजेशन में डेवलप हो रहे हैं, वो सब तथ्य है। लेकिन सरस्वती जिसके आसपास वो सब हो रहा है वह मिथ्य है। यहां पे ऋग्वेद की डेटिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है। आज के समय में गागरा हाकर जो अपनी निकलती है हिमालय से, पिंजौर से होते हुए, कसौली से होते हुए आगे निकलती है, कुरुक्षेत्र भी आती है, उस नदी को आज के टाइम में इसरो ने जो रिसर्च की है और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो ये बोल रहे हैं, ये मैं प्राइमरी एविडेंस से ही उठा के बोल रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि गागरा हाकर उसी चैनल पे लाया करती है जो पुरानी सरस्वती हो सकती है। उस चीज को कंफर्म करने के लिए हमने उसकी ओरिजिन ऑफ द माउथ, जहां से जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ऐसी हमने सरस्वती की ओरिजिन को ट्रेस किया, तो हमें पता चला कि ये भी ग्लेशियल फेड रिवर थी। ग्लेशियल फेड का मतलब यह है कि हिम से निकली हुई नदी। तो इसीलिए घाघरा हाकर को हम ट्रेस कर सकते हैं, जो हमें बता सकती है कि वो कब सूखी। सो एंड ऑफ घाघरा हाकर आज के टाइम में आता है अराउंड 2000 BC, जो कि आज से 4000 साल पहले, से 1500 BC, आज से लगभग 3500 साल पहले। अब ये वाइड डेट है और आर्कियोलॉजी में आपको पता है हम हमेशा मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं, तो 500 का मार्जिन ऑफ एरर है। ऋग्वेद बात कर रहा है जब ये नदी बिल्कुल अपने उफान पे थी। इसको उन्होंने मदर ऑफ फ्लड्स बोला है कि ये, और वो सरस्वती से प्रेयर कर रहे हैं कि हमारे घरों को बख्श दो, और वो वरुण को कह रहे हैं कि सरस्वती को समझाओ हमें डिस्ट्रॉय ना करें क्योंकि वो इतनी वायलेंट है। तो उसको डरते भी हैं और उसकी आराधना भी करते हैं ऋग्वेद के अंदर। वो फेज सरस्वती का आता है 12,000 BC, यानी कि आज से 14,000 साल पहले, से 7,000 BC, यानी कि आज से 9,000 साल पहले। तो ऋग्वेद इजीली, अगर मैं ऑप्टिमिस्टिकली, और मैं एक्चुअली नॉट ऑप्टिमिस्टिकली, अगर मैं कम से कम जल्द से जल्द की डेट डालना चाहूं तो वो 12,000 से 7,000 के बीच में आएगी, सिर्फ सरस्वती के वर्णन से। और ये हमारी जियोलॉजिकल टाइमलाइन से भी मैच करता है, क्योंकि जो यंगर ड्रेस पीरियड है, यानी कि जो लास्ट आइस एज थी, वो अगर 12,000 साल पहले ख़त्म हो रही थी, यानी कि उस समय ग्लेशियर्स पिघल रहे थे,
और वाटर फ्लो कर रहा था नदियों के रूप में नीचे की तरफ, तो उसी समय सरस्वती अपने पूरे उफान में उन्हीं 4-5 हज़ार साल में आनी चाहिए शायद। हाँ जी, उसका रिलेशन है, लेकिन वो हमारे कोस्टल एरियाज के ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। हमारे मेन सरस्वती बेसिन या गंजांटिक बेसिन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। तो अगर हम सरस्वती की फुल यंग और फुल डेवलप्ड एज देखें, वो निकल के आती है आज से 27,000 साल पहले से आज से 9,000 साल पहले तक। तो फ्रॉम 25,000 BC यानी कि 25,000 ईसा पूर्व से 7,000 BC यानी कि 7,000 ईसा पूर्व के बीच में सरस्वती का नेचर ऋग्वेदिक था। और ये बात का, इस रिवर के उस तरह के उफान होने का क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है डेटिंग के साथ कि ये 25,000 से लेकर के 7,000 साल के बीच में इस तरह का इसके अंदर जो है फ्लो ऑफ वाटर होता था जो ऋग्वेद में समझाया गया है? हमारे पास में वाइड, अगर हम 1,000 का मार्जिन ऊपर नीचे लेके चलें, हमारे पास में वाइड इसकी विड्थ और सिल्ट की स्टडी से और इसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास में लगभग ये एक पूरा 20,000 का पीरियड आ रहा है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो जो सरस्वती के तटों के ऊपर जो मिट्टी थी, हाँ जी, उसकी स्टडी करने से और उसकी जो इवेंचुअली जो वो सिकुड़ गई, हाँ जी, सिकुड़ गई, राइट, उसकी टाइमलाइन को रिवर्स करके देखने से साइंटिफिकली हमें पता चलता है कि लगभग इतने साल पहले, यानी कि आज से करीब 10,000 से लेकर के 30,000 साल पहले ये अपने पूरे उफान में होगी। यानी कि ऋग्वेद का पीरियड जो है वो अराउंड 10,000 से लेकर 30,000 साल BC में रखा जा सकता है, जहां वो ऋग्वेद लिखे गए होंगे, जहां पे ऋग्वेद कंपोज हुए होंगे। लिखे तो बहुत बाद में गए हैं, हाँ। क्योंकि स्क्रिप्ट हमारे पास में बहुत बाद में आती है, लेकिन ऋग्वेद जैसे कि ह्यूमन ब्लॉकचेन थी तो बहुत पुरानी है। और ऋग्वेद में क्या शिवा का वर्णन या मेंशन आता है? ऋग्वेद का नजरिया शिवा को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऋग्वेद में हमें पहले समझना होगा कि उनमें कौन कौन से दैव हैं। इंद्र को हम भगवान नहीं, इंद्र को हम दैव बोलते हैं। वरुण भी भगवान नहीं, दैव हैं। इंद्र देव हैं जो हैं हमारे स्टॉर्म गॉड, उनको बोलो। रेन और स्टॉर्म, बारिश और तूफान इंद्र का है। वरुण हैं जो हमारे कॉस्मिक ऑर्डर यानी कि आप लगा लो कि फिजिक्स और बैलेंस इन द सोसाइटी, उसको देखते हैं। मित्र हैं जो एक दूसरे के बीच के बंधनों को, मतलब बेसिकली अ गॉड ऑफ फ्रेंडशिप, मित्र, वहीं से हमारा मित्र निकल के आया। अग्नि हैं जो एक दैव हैं, और एक मारुत भी दैव हैं। तो इन सबको आदित्य की कैटेगरी में डाला जाता है, जो अदिति के वंश हैं। अब इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन सारे दैवों के ऊपर बहुत विस्तार में बात हुई है ऋग्वेद में, लेकिन एक ऐसे भगवान, अब मैं देव नहीं बोल रहा, ऐसे भगवान निकल के आते हैं ऋग्वेद में जिनको इन्होंने ईश्वर या भगवान अभी नहीं बोला है, वो है रुद्र। अब रुद्र कौन है? रुद्र शिव हैं, रुद्र उग्र हैं। अब यहां पे रुद्र को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा, ताकि लोग आराम से, व्यूअर्स हमारे समझ पाएं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उसमें से जो नंबर 1 है और जो नंबर 10 है उसको हम ओपनिंग और क्लोजिंग बुक बोलते हैं, वो सबसे बाद में आई थी। मंडल 2 से लेकर 7 तक हर एक सप्तऋषि और भृगु क्लैन के वंशजों ने उनको कंपाइल किया। तो जो ऋग्वेद का सेकंड मंडल है वो ग्रमत्सदा और भृगु ऋषि जी के डिसेंडेंट थे, ग्रमत्सदा, उन्होंने लिखा है। ऐसे ही जो थर्ड है वो वशिष्ठ ने लिखा है, उसका ऐत्रियों ने लिखा है, गौतम ने लिखा है, भारद्वाज ने लिखा है और विश्वामित्र ने लिखा है। तो ये जो सारे मंडल हैं ये हमारे सप्त ऋषियों ने लिखे हुए हैं। और सारे के सारे जो मंडल हैं वो रुद्र को कैसे देखते हैं, ये हमें शिवा के अर्ली फॉर्म को दर्शाता है। वो रुद्र को सोसाइटी से दूर रखते हैं। रुद्र बसते हैं हमारे पहाड़ों में, हमारे जंगलों में,
जहां पे इंसान की छाप नहीं है, जहां पे दैवों की शक्ति समाप्त होती है, रुद्र वो हैं। रुद्र कभी भी दैव सभा में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि दैव सभा से मेरा मतलब क्या है। तो इंद्र को दैवों का राजा माना गया है। तो जो उनकी सभा लगती थी उसके अंदर सारे देव ऋग्वेद के उपस्थित होते थे, चाहे वो टाइम ऑफ क्लैमिटी हो जहां पे अकाल पड़ रहा है, चाहे वो अबेंडेंस का टाइम हो जहां पे सब कुछ खुशहाल है। तो सभा के बारे में लिखा गया है, रुद्र कभी उस सभा में नहीं आते। रुद्र हमेशा उस सभा से बाहर है। तो यह हमें दिखाता है कि रुद्र एटलीस्ट ऋग्वेद के अंदर देवों का पार्ट नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, ये बंडल 1 में ही शुरू हो जाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट आता है देव इंद्र और देव मारुत में। अब जो मारुत हैं शिवजी के, यानी कि रुद्र के वंश। अब शिवजी खुद नहीं जा सकते देव सभा में। अभी हमें नहीं पता क्यों नहीं जा सकते, ऋग्वेद में अभी हमें नहीं समझ है कि वो क्यों नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपने वंशजों को बोला कि तुम जाके देव सभा में पार्टिसिपेट करो। और यहां पे हमें रुद्र का एक और रूप दिखता है जो मंडल 1 के अंदर ही क्लियर हो जाता है कि वो खुद ना पावर हंग्री हैं, ना उनको राज्य चाहिए है, उनको सिर्फ कल्याण चाहिए है। तो वो मारुत को वहां पे इसलिए एस्टैब्लिश करते हैं दैवों में, ताकि वो इंद्र को पोक कर सके, इंद्र को बता सके कि राजा हर बार सही नहीं होता। तो ये है बहुत ही वाइड व्यू ऑफ अ कॉन्स्ट्रक्ट कि जो हमें बताता है कि रुद्र देवों के पार्ट नहीं है। वो देवों से ऊंचे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके जो वंशज हैं वो देवों के पार्ट बन रहे हैं। तो यहां पे हमें रुद्र की एक अर्ली इमेज दिखती है। अब जैसे जैसे हम ऋग्वेद में आगे प्रोग्रेस करते हैं, हर लिनेज के बारे में सोचते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको कंडेंस करूंगा ताकि ज्यादा डेंस ना हो जाए और हम बहुत ज्यादा डीप में ना चले जाए ऋग्वेद में। रुद्र को सबसे पहले वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, तो उनको रिचुअल्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है अभी। उसके बाद में जो रुद्र हैं वो उग्र हैं, यानी कि फियर्स, जिससे लोग डरते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो हीलर हैं और वो ही बीमारियां देते हैं। वो आपको बीमारी देते भी हैं, आपको ठीक भी करते हैं। वो विष भी पीते हैं, वो अमृत भी पीते हैं। अब जो आप धीरे धीरे अगर देखते जाओगे, जो आज हम शिवा से एसोसिएट कर रहे हैं, ये ऋग्वेद के अंदर रुद्र की डिस्क्रिप्शन हमें मिल रही है। अभी शिवा एज अ गॉड कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं। उसके बाद में वो रुद्र को शिवा भी बोलते हैं। शिवा बोलते हैं यानी कि सौम्य, कि आप हमारी तरफ सौम्य रहो, बी जेंटल ऑन अस। तो सौम्य कि ये शब्द ऋग्वेद में यूज करा गया है, जिसका डेरिवेशन शिवा है। नहीं, एक्चुअली शिवा वर्ड यूज किया गया है जिसका डेरिवेशन सौम्य है। तो यानी शिवा वर्ड ऋग्वेद में आता है 72 बार। 72 बार। और शिव इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। वो रुद्र को डिस्क्राइब करना चाहते हैं शिवा से। सो अब अगर ये पूरी जो ऋग्वेद अथर्ववेद की जो पूरी कहानी है, इसको अगर हम 10,000 से 30,000 BC में रखते हैं, तो ऐसा एक जो वन कॉमन सिविलाइजेशन या वन कॉमन एंसेस्ट्री की जो बात चलती है, उसके हिसाब से ये और भी कई जगह दिखनी चाहिए हमें। एक उदाहरण हो, इंडिया में क्या उदाहरण है उस पर हम आएंगे डिटेल में। कैलाश पर्वत को लेकर के, शंभाला को लेकर के क्या बातें हुई हैं, हम वो सब कवर करेंगे। लेकिन इंडिया के बाद एक जगह हमने देखा टर्की, जहाँ पर ये इसके बारे में बात होती है। टर्की के अलावा और कहाँ पर शिव या हिंदू गॉड्स का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है हमें? अब टर्की तो देखिए थोड़ा सा बीच में हो गया अगर हम अपने वेस्ट वर्ल्ड की बात करें। अभी सबसे पहले हम चलते हैं वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में। अभी हमें पता है कि पशुपत सील, जिसको हम शिवा से रिलेट करते हैं, ध्यान से देखो इसे। यहां पे आपको, अब इसको चाहे हम रुद्र बोलें, चाहे शिव बोलें, चाहे हम कोई योगी बोलें, नाम मैटर नहीं करता। बिल्कुल। क्या मैटर करता है कि एक भगवान, व्यक्ति, ब्राह्मण, योगी, कोई भी है, वो
मेडिटेशन कर रहा है आलती पालती मार करके एक लकड़ी के उस पे बैठा हुआ है। हम इसको सिंहासन या प्लेटफॉर्म कुछ भी या बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जिसके हाथों में अभी यहाँ पे हाथ वाली जो आपने बात की है, अब वो सील का पार्ट टूटा हुआ है और ये मैं अभी आपको कंप्लीट करूंगा एक जगह पे। अभी तक आप भी मेरे व्यूअर, जो आप हमारे व्यूअर्स हैं, आपने भी पशुपत सील का यही हिस्सा देखा होगा। कभी किसी ने इसके ऊपर पॉन्डर भी नहीं किया या सोचा भी नहीं कि ये बाकी हिस्सा क्या हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम बाकी चीजों को देखते हैं। इनके सर पे एक हेलमेट है जिसमें से 2 सींग आ रहे हैं। हाँ। इनके उल्टे हाथ पे एक शेर दिख रहा है हमें। हाँ। और हमें पता है शिवजी को जब भी हम देखते हैं कि उन्होंने शेर की स्किन पहनी होती है, बहुत ही पॉपुलर इमेजरी है हमारे पास में। बिल्कुल। लेफ्ट साइड पे हम इसको बोर या भैंसा या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भी एक बोर नहीं, हॉर्न्ड एनिमल है। हॉर्न्ड एनिमल, जो कि एक बैल भी हो सकता है, बैल या भैंस की तरह दिख रहा है। हाँ, ऊपर राइनोसोरस, राइनोसोरस, 1 हॉर्न राइनोसोरस, और राइट में एलिफेंट। लेकिन सिंबल में एक चीज है कि उसके अलावा अगर मैं ऊपर देखता हूं तो वहां पर एक फिश टाइप की इमेज है। ये राइटिंग है, ये इंडस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जिसका हमें मतलब नहीं पता है अभी। अच्छा, जो हम डिकोड नहीं कर पाए। यस। तो अभी यहाँ पे सबसे आश्चर्यजनक बात या फिर सबसे कॉमन बात, नॉट आश्चर्यजनक, सिंप्लीफाई करते हैं इस फिगर को। अ योगिक फिगर बैठी हुई है जिन्होंने सर पे हॉर्न्स वाले हेलमेट पहने हुए हैं और वो पशुओं से सराउंडेड हैं। हाँ। ये पशुपति को कंप्लीट करता है, इसीलिए इसको पशुपति सील बोलते हैं। अब एक दूसरी फोटो को देखते हैं, कर्नुनॉस। अब इस सील को देखो, जो मैंने कहा था कि आधी सील कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपकी। तो अब बिल्कुल आप वही commonalities देखिए। हाँ, बिल्कुल सेम जो है हेलमेट या मुकुट, जिसमें से 2 हॉर्न निकल रहे हैं, आलती पालती मार के, यानी कि मेडिटेटिव पोस्चर। शेर राइट साइड पे है, हॉर्न्ड एनिमल लेफ्ट साइड पे है। एग्जैक्टली। पर लेफ्ट हैंड से एक सर्पेंट को पकड़ा हुआ है, जिसको भी, सर्पेंट को भी हम शिवजी से रिलेट करते हैं। अब आपने ऊपर उसको टाइगर बोल दिया, लेकिन वो टाइगर नहीं, वो प्यूमा है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा स्पॉटेड। हाँ, यस। और ये सील कहाँ की है, जब मैं आपको ये बताऊंगा, और जब आपके व्यूअर्स शायद काफियों को पता भी होगा ये किस चीज की सील है, एक बार गेस कीजिए कि ये सील हमें कहाँ मिली है। ये सील हमें यूरोप में मिली है, आयरलैंड में। वाओ। और ये सील पशुपत सील के 2500 साल बाद बनाई गई है। इसकी डेटिंग आती है 1st CE के आसपास, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। लेकिन अगर आप देखें, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 2 सेम पेंटिंग है, बस डिफरेंट आर्टिस्ट ने बनाई है? यस। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, कर्नुनॉस को जैसे उन्होंने डिफाइन किया है, एग्जैक्टली वही है जैसे हमने रुद्र को अभी डिफाइन किया है। जो विल्डरनेस में रहते हैं, जो माउंटेन में रहते हैं, जो समाज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हर चीज को कंट्रोल करते हैं, ये केल्टिक कल्चर में कर्नुनॉस की एग्जाम्पल है। कर्नुनॉस की एक ऐसी विशेषता है जो हमें ऋग्वेद में रुद्र के साथ नहीं मिलती, लेकिन शिवा के साथ में हमें मिलती है। वो है शक्ति। और कर्नुनॉस के साथ में जो शक्ति का प्रतीक है वो कौन है? तारा। आपको लगेगा कि तारा हिंदू नाम है, तारा हमारी देवी है। तारा इज बेसिकली तांत्रिक पर्सोनिफिकेशन ऑफ शक्ति। बट ये आप कह रहे हो, ये आयरलैंड में जो लोकल वहाँ की सिविलाइजेशन है, उसकी जब आप हिस्ट्री में जाओगे तो 1 सेंचुरी BC में कर्नुनॉस की बात होती है, और इनके साथ जो शक्ति की बात होती है उसको वो लोग तारा बोलते हैं आयरलैंड में। और अभी आपको इसका एक और प्रूफ दिखाता हूं, क्योंकि आप मेरी बात पे मत जाइए। अब लिखिए तारा हिल आयरलैंड। ये आयरलैंड में है, तारा हिल के ऊपर। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता।
ये तारा हिल के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है। हिल का नाम भी तारा है। तारा उनकी अपनी केल्टिक गॉडेस है जो कर्नुनॉस के साथ में रिलेटेड है, और उसके ऊपर हमें एक शिवलिंग जैसा स्टैचू मिलता है जिसको वो आई थिंक स्टोन ऑफ द किंग्स बोलते हैं। लियाफोएल इसका नाम है। आयरलैंड, आयरलैंड, विच इज वेस्टर्न यूरोप। इट्स द वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फॉर इंडिया। उसके बाद में तो फिर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वो कर्नुनॉस की जो इमेज हमने देखी है, क्योंकि पशुपत सील जो हमें मोहनजोदारो में मिली है उसकी डेटिंग 2600 बीसी के आसपास हुई है, जो है आज से 4600 साल पहले। जो कर्नुनॉस की एनग्रेविंग मिली है इसकी डेट 1st सेंचुरी सी और अर्लीस्ट आइकोनोग्राफी एज 4th सेंचुरी बीसी। तो लगभग वो 5-6 साल के बीच में इनको फिट करते हैं। सो आप एक वर्ड देख रहे हैं, त्वाथ दे देनान। त्वाथ दे देनान, इसका मतलब होता है केल्टिक लैंग्वेज में डिसेंडेंट्स ऑफ दानु। और दानु कश्यप की वाइफ है। ऋषि कश्यप जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनकी वाइफ है दानु। उनके डिसेंडेंट्स का नाम है दानव्स। दानव्स को वैदिक सप्त सिंधु से निकाल दिया गया था और वो वेस्टर्न साइड गए थे। दानु का एसोसिएशन है पानी से। केल्टिक माइथोलॉजी में दानु इज अ मदर गॉडेस ऑफ वाटर। तो यानी कि ये जो ये लिखा हुआ है कि ये लाफेल वाज ब्रॉट टू आयरलैंड, लाया गया था दानु के वंशजों के द्वारा। यानी कि ये जो हमने देखा, जो शिवलिंग हिल ऑफ तारा के ऊपर जो स्थापित है, वो आयरलैंड लाया गया था दानु के वंशजों के द्वारा, जो आज वहां पर हम देखते हैं। यस, एब्सोल्युटली। सो ये रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स इन्वेजन थ्योरी है ये, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, कि कैसे इंडियन सभ्यता से वहाँ वेस्टर्न साइड पे आयरलैंड तक लोग गए थे और वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी थी। एब्सोल्युटली। ये जो सारी रिवर्स हैं इंक्लूडिंग डेस्ना, ये सारी दानु के नाम पर रिवर्स हैं। तो हमें ये क्या दिखाता है? यूक्रेन से लेकर आयरलैंड तक दानु के नाम पे रिवर्स के नाम हैं। यानी ईस्टर्न यूरोप से लेकर वेस्टर्न यूरोप तक दानु के नाम पे रिवर्स के नाम रखे गए हैं। दानु इज अ वाटर गॉडेस, सो शी इज इन इंडियन पैंथियन। और उनके वंशज शिवलिंग वहां लेके आए थे। टर्की के अलावा हमें और कहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ हिंदू गॉड्स? सो पहले हमने ये आयरलैंड पूरा कवर कर लिया। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो टर्की से लेकर आयरलैंड कवर हो गया। सबसे इमीडिएट नेबर की बात करते हैं पर्शिया। तो जो अवेस्त ग्रंथ हैं उसको आप वैदिक से अलग नहीं कर सकते। सो पर्शिया मतलब मॉडर्न डे ईरान। यस, वहाँ पे हमें सारे वैदिक रिचुअल्स कॉपी पेस्ट मिलते हैं। उसमें बस एक चीज़ है कि हम हमारे स को वो ह बोलते हैं, हमारा सिंधु उनका हिंदू, हमारा सोम उनका होम, हमारा असुर उनका अहुर, उनका अहुर माजदा द ऑलमाइटी गॉड। वो असुर से आया है। और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ऋग्वेद के अंदर असुर आर नॉट बैड पीपल। वो एवोल्यूशन बहुत लेट हुआ है। तो शायद आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूं जिसको मैंने अभी तक होल्ड करके रखा है। तो जो पर्शिया है उसमें ज़ोरास्ट्रियनिज्म में लिखा गया है कि पर्शिया दिति की रिवर के पास, दैत्य रिवर के पास में अहुर माजदा ने लिखा था। उनके ज़रथुस्त्रा के ने जो उनका ग्रंथ लिखा है, जैसे हम अपना ऋग्वेद कहें, उनका जो अपना ज़ोरास्ट्रियन ग्रंथ है उन्होंने दैत्य रिवर के साइड में बैठ के लिखा है। और वो आर्य सिका या आर्य का, वो आर्य के वंशज हैं जो आर्य की टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं सेंट्रल एशिया में। यहां से पर्शियन रिलीजन की शुरुआत होती है। पर्शिया के अंदर बहुत सारे किंग हैं। साइरस, हम उन्हें साइरस बोलते हैं, उनका रियल नेम क्या है? कुरुस, कुरु, जो फाउंडर ऑफ अवेस्टियन एम्पायर है। अब हमारा एक भाईचारा बना रहा पर्शिया के साथ में बहुत लंबे समय तक। प्रॉब्लम आती है डेरियस 1 के टाइम, और हम पहुंच गए अब 400 से 300 बीसीई के बीच में।
डेरियस ने इंडिया पे अटैक किया। हम्म। इंडस और हमारे सब सिंधु का काफी सारा हिस्सा उसने तहस नहस कर दिया। असुर हमेशा हमारे साथ में थे। हमारे जो असुर की वंशावली थी वो पर्शिया में जाके एस्टैब्लिश हो गई। हम हमेशा असुर को अपने वेस्टर्न साइड पे एसोसिएट करते थे। जब डेरियस ने हम पे अटैक किया, ऐसा था कि हमारे मित्र ने हमें धोखा दिया। मित्र भी असुर हैं। हम्म। वहां पे असुर बिकेम द बैड पीपल। हर कोई जो सिंधु सभ्यता के वेस्टर्न साइड पे था वो सारे असुर बन गए। हम्म। इसीलिए हम दैत्य को भी असुर बोलते हैं, हम दानव को भी असुर बोलते हैं, हम राक्षस को भी असुर बोलते हैं। ये सारे के सारे असुर के अंदर हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लिनिएजेस हैं, लेकिन असुर की अपनी कोई लिनिएज नहीं है। हम्म। तो ये है डिवाइड। वो अटैक हमारे लिए इतना डिफिकल्ट था कि हम डिवाइड हो गए, लेकिन दोनों रुद्र को मानते थे। इसीलिए अगर हमें भारत के पश्चिमी साइड पे देखें, हमें सिर्फ शिवा के प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि असुरों ने कभी शिवा को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि असुर और देव दोनों शिवा के लिए नीचे हैं, शिवा उनसे परे है। जब देव को या असुर को कोई भी दिक्कत होती है, वो शिवा के पास जाते हैं, वो रुद्र के पास जाते हैं, रुद्र उनके पास नहीं आते हैं। इसीलिए रुद्र जो है वो देव भी वर्शिप करते हैं, असुर भी वर्शिप करते हैं। इसीलिए शिव पुराण में भोले बाबा का जन्म होता है कि जो बिना भेदभाव के, कि तुम्हारे आपस में पॉलिटिकल ग्रजेस जो भी हैं, जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस, वो तुम अपने रखो। हाँ। चाहे मेरे पास में असुर आए, चाहे मेरे पास में देव आए, उन्होंने जो मुझसे मांगना है मैं दूंगा। तो तरुण, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं कि इस कहानी को ध्यान से सुने और सोचे ये कहानी किसकी है। एक वाइल्ड गॉड जो कि ईस्ट साइड से आता है, जो सोसाइटी में नहीं रहता, उसका सिर्फ एक ही काम है, जो भी अपने प्रिंसिपल पाथ से भटक रहा है, मैं उसको उसकी राह दिखाऊं। इस गॉड को कोई भी इन्वोक या बुलाता नहीं है, इनकी अभी आराधना नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ डर है लोगों के दिमाग में इस भगवान को लेके। जब ये भगवान आके चैलेंज करता है, ये सबसे पहले पूछता है कि तुम ये पूजा क्यों कर रहे हो। उसके बाद में पूछता है कि जो राजा है वो तुम्हारा राजा क्यों है। उसके बाद में जो सोसाइटी है वो उससे पूछती है कि तू कौन होता है हमें बताने वाला, तू तो बाहर से आया है। उस टाइम पे जो वहाँ का राजा होता है वो उसको बोलता है कि तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे मेरी अपनी आराधना चल रही है, तू मेरी आराधना में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को और जिस भगवान को वो उग्र और जिस भगवान को वो वाइल्ड बोल रहे थे, वो शांति से बैठ जाता है शिवा। और उसके बाद में जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके गण होते हैं, वो आके उस राजा को मार डालते हैं, दक्ष। और ये कहानी है ग्रीक डायनोसिस गॉड की, जिसको बोलते हैं दैट गॉड कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, और सूरज ईस्ट में उगता है, तो इसीलिए ईस्ट से वो गॉड आया। वो कहाँ रहता है? वो वाइल्ड में रहता है। वो नेक्टर भी पीता है, वो पॉइजन भी पीता है, वो शराब भी पीता है और वो अमृत भी पीता है, लेकिन उसको ना नशा होता है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस इंसिडेंट के बाद में वो ऑर्डर एस्टैब्लिश करता है। अब ये कहानी आपको दक्ष की लगी है, लेकिन अब इस स्टोरी को पढ़ो, दक्ष और शिवा के नाम को रिप्लेस कर दो, डायनोसिस को शिवा से रिप्लेस कर दो और पैंथियस को दक्ष से रिप्लेस कर दो। जो पैंथियस होते हैं, पैंथियस को मार दिया जाता है बाय द फॉलोअर्स ऑफ डायनोसिस, और उनका भी अंत चीर फाड़ करके है, और यहाँ पे दक्ष का भी सर कलम किया जाता है, जिसको बाद में गोट हेड से रिप्लेस किया जाता है। वहां पे हमारी माइथोलॉजी चलती है। तो वही, अब क्रिएटिव लिबर्टी आ गई क्योंकि ये प्ले में कन्वर्ट हो गया। स्टोरी का सार वही है कि एक ऐसा गॉड जिसको वाइल्ड माना जाता है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर उस गॉड के जो फॉलोअर्स हैं वो सोसाइटी को बताते हैं कि भाई ये है भगवान, तुम्हारा राजा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो प्ले है ये
शिवा और दक्ष की स्टोरी से इंस्पायर होकर के ही लिखा गया हो? पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं सारे फैक्ट्स ऑडियंस के आगे रखना चाहता हूं ताकि वो डिसाइड कर पाएं। इसका सोर्स ग्रीक माइथोलॉजी है या ग्रीक प्ले है? ग्रीक माइथोलॉजी है जिसको प्ले में कन्वर्ट किया गया था। सो यानी कि ये माइथोलॉजी का पार्ट है। क्या ग्रीस में हमें और कोई प्रमाण भी मिलता है शिवा का? हमें अगर हम कंपेयर करें, हमें इंद्र का प्रमाण मिलता है, जियस, हाँ, जिसका वो द थंडर गॉड, द थंडर गॉड, इंद्र द थंडर गॉड। इंद्र के पास में वज्र है, जियस के पास में वज्र है, थंडर बोल्ट है। एग्जैक्टली। हाँ। सो सिमिलैरिटीज, ग्रीक माइथोलॉजी की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज इंडियन ऋग्वेदिक स्टोरीज के साथ में और लेजेंड्स के साथ में और हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ में बहुत ज्यादा मैच करती हैं। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है वहां पर भी। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट तो हमें बहुत जगह मिलता है। एक चीज 100% है कि जो ग्रीक रूट्स या फिर यूरोपियन रूट्स हैं वो ऋग्वेदा की हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इजीली एटलीस्ट 3 से 4 हजार साल पुरानी है, उधर शिवलिंग हमें मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई थी शायद 3000 साल पहले, लेकिन शुरू कब हुई थी उस पर बहुत बड़ा डिबेट है। सो शुरू में हमने मेहरगढ़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है एक बार। तो मेहरगढ़ इज 7000 BC, भिराना जो विच इज हरियाणा इज 7500 BC। ये दोनों हमारे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स हैं जहां से इंडस वैली की हम दो मुखी शुरुआत की बात कर सकते हैं कि एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है। कालीबंगन भिराना के पास है, तो भिराना से कालीबंगन आए, हमें शिवलिंग मिल गया। मेहरगढ़ से हड़प्पा पहुंचे, वहां पे हमें शिवलिंग मिल गया। तो अब हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कमी नहीं रहती है ये कहने में कि रुद्र पूजा या फिर शिवलिंगम एज अ सिंबल ऋग्वेदिक कॉलोनियल टाइमलाइन के बाद में आया है। ये पहले से एग्जिस्ट करता है। और कालीबंगन शिवलिंग को अगर कोई डिसमिस करेगा, आई एम नॉट श्योर ऑन व्हाट ग्राउंड्स, क्योंकि ये विजुअली हर किसी लिए कॉमन है। जब तक कि आप एक बायस के साथ में, जब तक कि आप एक टाइमलाइन को सत्य मान के, जो कि जड़ से ही गलत है, उसको अगर आप साइड में रख दो, यू हैव द प्रूफ। इसके अलावा इंडस वैली के अलावा हमें शिवा का प्रूफ और कहाँ कहाँ मिलता है? अगर हम भारत से बाहर निकलें तो अभी हमने 3 पैरेलल्स कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमारा पर्शिया का रुद्र वर्शिप आ गया, स्टोरी एंड मिथोलॉजी ऑफ ग्रीक आ गया, और हमारे सिंबल्स इन आयरलैंड केल्टिक कल्चर आ गया। उसके बाद में अभी मैं इसको शिवा प्रूफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इसको ये बोल सकता हूं कि कोइंसिडेंस के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि शिवा है। लेट्स गूगल फैलिक टेम्पल ऑफ पेरू। अब हम पहुंच गए हैं साउथ अमेरिका में। बेसिकली ये टेम्पल है जो एक गॉडेस हैं जिनको ये बोलते हैं पच माँ। उनके लिए है, जिनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी बोला जाता है, और उनको विराकोचा जो इनके फाउंडिंग फादर हैं उसकी वाइफ बताया गया है। तो हमें यहां पे कंप्लीट फैलेसेस और इनकम्प्लीट फैलेसेस दोनों देखने को मिलते हैं। सो अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये शिवा टेम्पल है या शिवा का इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिर्फ ये फैलिक पिलर्स ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि जो गॉडेस है पचमामा, उनका एसोसिएशन। अब पचमामा को वहां पे मदर गॉडेस बोला जाता है, विच इज जिनका ये टेम्पल है, उनको फर्टिलिटी के साथ में एसोसिएट किया जाता है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ज़्यादातर मदर गॉडेस को कॉन्सर्ट ऑफ फर्टिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर माँ नहीं होगी तो हमारा जन्म कैसे होगा। और ये काफ़ी कल्चर्स के अंदर ये है कि माँ के साथ में फर्टिलिटी को एसोसिएट किया जाता है, बट फैलिक पिलर्स हर जगह नहीं मिलते हैं। और ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पचमा इज पृथ्वी की माता, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग पैरेलल्स यहां पे आते हैं। अगेन ये इंटरेस्टिंग पैरेलल्स मैं बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ प्रूफ, कि हमारी शक्त ट्रेडिशन में, जो कि शिव का ऑपोजिट या फिर बोल दूं कंपेनियन है, शक्त। मैं इसमें पार्वती माता की बात नहीं कर रहा, मैं शक्त की बात कर रहा हूं। उसके अंदर पृथ्वी, पार्वती माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, हमें 5 गॉडेस मिलती हैं। सो अगर
हम एज एन इंडियन पच को देखें तो हमारे लिए 5 ही इसका मतलब होता है। बस यही कोइंसिडेंस है, मैं कुछ इंप्लाई नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि या दिस कोइंसिडेंस इज ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग एंड एक्सप्लोरिंग। यस, सो ये हो गया साउथ अमेरिका। अब एक इस चीज को थोड़ा सा हम मतलब ओल्ड एविडेंस के अंदर नहीं इंक्लूड कर सकते, लेकिन अगर हम थाईलैंड में जाएं हमें सेम मिलता है। और क्यों मेरे लिए फैसिनेटेड है, क्योंकि जो थाईलैंड के फैलिक पिलर्स हैं वो हमें पता है शिवा के लिए हैं। ये शिवा वर्शिपिंग के लिए ही हैं, ये जितने भी फैलिक पिलर्स हैं थाईलैंड के, बैंकॉक के, क्योंकि थाईलैंड में भी हिंदुज़म था, इंडोनेशिया में भी हिंदुज़म था। सो स्पेकुलेशन या फिर इंटरप्रिटेशन से निकल के एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस आते हैं हिस्ट्री में। और ये भी चीज़ आप मुझे बताना कि आप लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ। कुशान्स आर नोन एज इंडो सिंथियंस, जो कि ग्रीक इन्फ्लुएंस के साथ में सिंथियन रिलीजन के साथ इंडिया में आए थे। उनके पास में एक डेटी था और उसका नाम था ओएशो। ओएशो, दिस इज ओएशो, अ बैक्टीरियन डेटी। ओ, विद ये नंदी त्रिशूल के साथ। ये मैं इसकी कहानी बताता हूँ इस कॉइन की ही। तो कुशान्स इंडो सिंथियन थे जिनके पास में ऑलरेडी ओएशो एक गॉड था जो कि शिवा बना। हमारे यहां पे रुद्र से शिवा की डेवलपमेंट हो रही थी, वहां पे रुद्र से ओएशो की डेवलपमेंट हो रही थी, और दोनों ने सेम रूप लिए। तो जब कुशान्स इंडिया में आए उन्होंने शैविज्म को सबसे पहले एक्सेप्ट किया। अब क्या क्या टाइम फ्रेम था ये? दिस वाज 1st century CE। उसमें इन्होंने आते ही शैविज्म को अपना प्राइम रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। कुशान्स ने उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स एस्टैब्लिश किए शिवा के। उनका ये जो हम अभी कॉइन देख रहे हैं, मैं कह रहा था कि अभी इसको होल्ड करते हैं, ये कॉइन वाज इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग कुशान पीरियड। उनके पास में शिवा को रिजेक्ट करने का कोई मौका इसलिए नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी शिवा की वर्शिप कर रहे थे एक डिफरेंट नाम के साथ में। ये ओएशो, मैंने ओएशो नाम को ओएशो इसलिए बोला क्योंकि दैट्स हाउ इट इज रिटन, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओशो। अब उसको तुम कुछ भी कोइंसिडेंस बोल लो या फिर मे बी ओशो ने ये नाम अडॉप्ट किया। सो ओशो भी शिवजी का ही एक रूप है जो भारत के बाहर से भारत में आता है और दोबारा शैविज्म को, ये तो नहीं बोलूंगा किक स्टार्ट करता है, लेकिन फ्रेश पुश देता है। यस। और कुशान्स ने बहुत एक्सपैंड किया शैविज्म, उन्होंने बहुत काम किया शैविज्म के ऊपर। कुशान ही नहीं, कुशान के बाद में जब हमारे यहाँ पे शाका आएंगे, शाक भी शैव्य थे और शाक भी बाहर से आए हैं। और शाक जब भारत में आए वो भी शैविज्म को ऑलरेडी एक्सेप्ट करके आए। अब यहाँ पे जब हम 1st century CE के आसपास की दुनिया को देखते हैं, हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि शिवा एज अ डेटी वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इवन आउटसाइड इंडियन प्रेजेंस। इसीलिए शिवा इज द ओनली ट्रू इंडो यूरोपियन गॉड। ऑल्दो आई नो कि इंडो यूरोपियन, मुझे भी ये शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंडो यूरोपियन का पूरा कॉर्पस समझो कि पूरे आयरलैंड से लेकर भारत तक, और 1st 2nd century के बाद में जब हमने जाके इंडोनेशिया में गए, थाईलैंड में गए, और उसके बाद में 18th century 19th century के अंदर हमने जाके सिंगापुर बसाया, कितना बड़ा शैविज्म था। आई नो कि साउथ अमेरिका का जो हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन आप एक्सटेंट देखो। तो अगर हम ये पूरा ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ शिवा, जिसका हमें अर्लीस्ट प्रमाण 10-12 हज़ार साल पहले से मिलता है, और ये कंटिन्यूइंग चेन ऑफ शिवा वर्शिप जो हमने अभी तक एस्टैब्लिश करी है हरी, इसके बाद अगर हम वापस से इंडिया में आए तो एक अक्षर रेखा की बहुत बात होती है। शिव अक्षर रेखा, yes. शिव अक्षर रेखा। सो शिव अक्षर रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है और वो कैसे डेवलप होती है इसी टाइमलाइन में, क्योंकि हम ऑलरेडी 12 से 14 हज़ार साल तो कम से कम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि शिवा वर्शिप होती थी। अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें तो शायद 25,000 साल की टाइमलाइन हम कहीं ना कहीं उसके आसपास पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी हार्ड एविडेंस पे भी रुकें तो 14,000 साल की तो लेगेसी शिवा की दिखाई देती ही है।
अब इस सब के बीच में इंडिया में जिसको सेंटर पॉइंट ऑफ शिवा माना जाता है, उधर क्या हो रहा था। और अभी हमें जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है, माउंट कैलाश पे भी जाना है। तो शिव अक्षर रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है? सो जो शिव अक्षर रेखा है, एक तो इसको हम इमेजिनरी लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं वो भी इमेजिनरी लाइन है। हमने धरती को टाइम जोन्स में डिवाइड करने के लिए, डिग्रीज में डिवाइड करने के लिए ये हमने बनाए हैं। अब एक बार शिव अक्षर रेखा का भेद खोलने से पहले लेट्स लुक एट वन थिंग कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कब बनाए गए, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है कि आज के समय में जो हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को देखते हैं उनका मॉडर्न ओरिजिन क्या है। सो 18th सेंचुरी में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ओरिजिनेशन या कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश होता है वेस्टर्न साइंस में। सो इसका मतलब क्या है? क्या पहले हमें सीधी लकीरें खींचनी नहीं आती थी? ऐसा माना जाता है हैरी, मॉडर्न वेस्टर्न, अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखें, कि ये पूरा जो मैप्स का ही कॉन्सेप्ट है, जो सेलिंग अक्रॉस द सीज की वजह से जो मैप्स बने थे, उसमें सबसे पुराना मैप 15th सेंचुरी BC का माना जाता है, विच इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ सारे नक्शे जो उस समय एग्जिस्ट करते थे उनको जोड़ तोड़ के समझ के सबसे पुराना मैप अराउंड 1500 BC के आसपास, 1500 AD के आसपास बनाया गया। हाँ, यस, और उसको हम पेरीरीज मैप बोलते हैं। अब अगर हम उस मैप को, क्योंकि उस मैप की अभी साइंटिफिक कम्युनिटी में भी मान्यता नहीं है, इसीलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसमें मेंशन नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट 18वीं शताब्दी के आसपास आता है। लेकिन अगर आप शिव अक्षरेखा को देखो, केदारनाथ से लेकर अगर हम रामेश्वरम तक इसको देखें, ये एक सिंगल लैटिट्यूड के ½ डिग्री डेविएशन के ऊपर बनाई हुई है। हाँ, सो 79 डिग्री ईस्ट। श्रीकालहस्ती टेम्पल और एक एकाम्बरेश्वर टेम्पल जो है वो 79.698 डिग्री ईस्ट और दूसरा 79.699 डिग्री ईस्ट, यानी 0.001 डिग्री के डेविएशन पे है सिर्फ। दैट इज द लेवल ऑफ प्रिसीजन। एग्जैक्टली। और ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हो, इसमें कहीं पे भी ½ डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। सो जब आपके पास में मैप नहीं है, मैं केदारनाथ पे खड़ा होके नीचे देख के कैसे बोल सकता हूं कि भाई यहां पे बनाना है? अब हमारे पास में उस टाइम पे मैप्स नहीं थे, GPS नहीं था, सैटेलाइट नहीं थे, मॉडर्न सर्वेज नहीं थे, बट हमारे पास में एक नॉलेज थी, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हर एक टेम्पल की अपनी इंपॉर्टेंस है और ये है हमारा एंकर दुनिया को देखने का। और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों शिव अक्षरेखा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बिल्कुल ही सेंटर से जा रही है हमारे। ये भारत को भारतवर्ष को, आज के इंडिया को तो थोड़ा बहुत करी, लेकिन अगर भारतवर्ष की बात करें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो भी इस रेखा के इस तरफ यानी कि वेस्टर्न साइड है वो भारत के लिए वेस्ट है, जो खत्म होता है आयरलैंड पे। जो इसके ईस्टर्न साइड पे है वो है हमारे लिए ईस्ट, जो हमारे लिए खत्म होता है साउथ अमेरिका के एंड पे। और ये हमें 100% एक्यूरेसी के साथ में हम, और पूरे में कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रामायण लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पहले लिखी गई थी। रामायण के अंदर जो सर्च पार्टीज जा रही हैं वो अक्षरेखा के वेस्ट और अक्षरेखा के ईस्ट जा रही हैं। किष्किंधा कांड। यस, जब वानर सेना मां सीता को ढूंढने जा रही है, रावण की लंका के अंदर कहां हो सकता है, रावण राज्य में कहां हो सकता है, वो जब ईस्ट की तरफ जाती हैं उनकी दुनिया खत्म होती है साउथ अमेरिका में। जब वो वेस्ट की तरफ जा रही है उनकी दुनिया खत्म होती है अस्तगिरी में, जो कि है अपने एल्प्स ऑफ द यूरोप। हमें इतने दूर दुनिया के अक्षर रेखा के दोनों एक्सट्रीम्स पे, ईस्ट और वेस्ट एक्सट्रीम पे क्या एग्जिस्ट करता है, वो कैसा दिखता है,
और उसके आसपास क्या क्या है, ये पूरी ज्योग्राफिक नॉलेज हमारे पास रामायण के टाइम पे ही थी। राइट। और उसके बाद में एक चीज हमने पहले नहीं रिवील की कि अक्षरेखा को हमने अपने हिंदू ग्रंथों में सेंटर ऑफ द अर्थ बोला है, और इसको हम एक्सिस मंडी बोलते हैं। एक्सिस मंडी मतलब जो लाइन बीच में से डिवाइड करती है पूरी पृथ्वी को। उसके बाद में सबसे एस्टॉनिशिंग बात क्या है कि ये माउंट कैलाश से बस थोड़ी सी ही दूर है। अब माउंट कैलाश शिवा, केदारनाथ शिवा, रामनाथ टेम्पल द सदर्न मोस्ट शिवा, सब ऑलमोस्ट एक ही लाइन के अंदर फॉल करते हैं। 79 से 81 डिग्री ईस्टर्न ईस्ट, या सो लगभग आप लगा लो 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी नहीं है कि ये लाई करते हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तब लाई करते हैं, तब बनाई गई थी जब हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की नॉलेज भी नहीं थी। सो फॉर मी शिवा बिकम्स द अल्टीमेट बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग, क्योंकि आप जितना पीछे जाओगे आपको वो मिलेंगे, और आज भी शिवा हैं और शिवा रहेंगे, और जब तक कैलाश है तब तक शिवा हमेशा रहेंगे। थोड़ा इसी कैलाश की और बात कर लेते हैं। हमने पूरी टाइमलाइन पे भगवान शिव को एस्टैब्लिश करा है आर्कियोलॉजिकली आज के पॉडकास्ट में, पर माउंट कैलाश अपने आप में बहुत इंट्रीगिंग जगह है। उसके बारे में क्या क्या चीज़ें एस्टैब्लिश वेल डॉक्यूमेंटेड हैं साइंटिफिक जर्नल्स में? So Mount Kailash is one of the most unique mountains, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, लेकिन वो माउंटेन की तरह पॉइंटेड नहीं है, वो ऊपर से थोड़े से फ्लैट है। तो इसलिए अगर हम माउंट कैलाश की इमेज को ध्यान से देखें तो आपको, अगर माउंट एवरेस्ट देखें तो वो ऐसा है, हिमालयंस भी मैक्सिमम माउंटेन ऐसा है, लेकिन माउंट कैलाश ऐसा है। तो माउंट कैलाश सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ताओइज्म जो अपना टिबेटन धर्म है, उसके बाद में बौद्ध जो कि बौद्धिक धर्म है, उसके बाद में जैन उनके तीर्थंकरा के बारे में भी माउंट कैलाश से एसोसिएशन होती है। सो माउंट कैलाश एक्चुअली, इसके 4 फेस हैं और कोइंसिडेंटली 4 रिलीजन्स इसमें अपनी बिलीफ को एस्टैब्लिश करते हैं। माउंट कैलाश की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसके आसपास जो मानसरोवर लेक है और उसके बाद में जो दूसरी लेक है जिसको हम राक्षस ताल बोलते हैं, दोनों एक साथ होते हुए भी, आसपास होते हुए भी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। और ये भी हम एक्चुअली स्क्रीन पे ही दिखाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राक्षस ताल एंड मानसरोवर लेक इन देयर केमिस्ट्री। क्योंकि जनरली जब हम किसी भी लेक या पहाड़ को ऊपर देखते हैं तो जो वाटर बॉडीज हैं वो इतनी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, नहीं एग्जिबिट करते, और ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं। मानसरोवर इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड राक्षस ताल इज सेलाइन लेक। सेलाइन का मतलब है कि उसके अंदर नमक है। एक फ्रेश पानी का सूत्र है, दूसरा सेलाइन वाटर का सूत्र है। सेलाइन वाटर हमें कहाँ मिलता है? समुद्र में। यहां कैसे आया? राक्षस ताल की भी अपनी कहानी है। जब रावण शिवजी को प्राप्त करने के लिए कैलाश पहुंचा तो शिवजी ने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बोला मुझे आप चाहिए हो। पार्वती जी को गुस्सा आ गया। रावण जब कैलाश से गिरे तो वो राक्षस ताल में गिरे, इसलिए राक्षस ताल का पानी खारा हो गया। ये कहानी है। इसको साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि जब पानी राक्षस ताल में जाता है और क्योंकि कोई आउटलेट नहीं है तो वो ओवर अ टाइम इवेपोरेट हो जाता है सारा पानी, और सिर्फ सॉल्ट डिपॉजिट बच जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड अच्छी बात है कि आपने ये पॉइंट रखा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट के साथ साथ मिनरल्स की भी बात है। अब राक्षस ताल में आपको ना कोई मछली मिलेगी ना आपको कोई वेजिटेशन मिलेगी, क्योंकि इसका कोई निकास नहीं है। और राक्षस ताल के अंदर जब इवेपोरेशन होती है, मिनरल्स, सिर्फ सॉल्ट नहीं होता, मिनरल्स में और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं।
आप ये लगा लो कि आपने एक पानी पिया है जिसके अंदर हैवी मेटल्स हैं। आज के टाइम में जो एडल्ट्रेशन चल रही है, तो पीपल विल बी एबल टू एसोसिएट हैवी मेटल्स हैं, तो आप उसको सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए राक्षस ताल में लोग जनरली, वैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, अपने पैर डिप करते हैं, कोई डुबकी भी लगाते हैं, लेकिन राक्षस ताल में एक्चुअली डुबकी नहीं लगाई जाती अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स। उसको टच करना भी वर्जित है, क्योंकि बोलते हैं कि उसके अंदर रावण की एनर्जी है। इसीलिए राक्षस ताल में, यू आर राइट, वहां पे कोई एग्जिट नहीं है। और मानसरोवर में फ्रेश वाटर आता रहता है क्योंकि उसका एक एग्जिट है जिससे कि हमारी रिवर्स भी निकलती हैं। 4 रिवर्स निकलती हैं यहां से, 4 फेस हैं माउंट कैलाश के। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब कोई माउंटेन इतना मिथिकल और इतना मिस्टिक हो तो आप उसको एसोसिएट कहीं ना कहीं करना चाहते हो। इसीलिए बौद्ध, जैन, हिंदू, ताओ, हर कोई माउंट कैलाश को इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत संयम से हमने पूरे पॉडकास्ट को साइंटिफिक रखा है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा शैतानी कर लें अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जा करके, तो माउंट कैलाश को एक पिरामिड के उसके अंदर एक पिरामिड है, ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट क्यों उसके ऊपर जो है कोई भी चढ़ाई अलाउ नहीं करती है। कुछ एलियन कनेक्शन भी बताया जाता है। कभी ये भी बोला जाता है कि शंबाला, द लॉस्ट सिटी ऑफ शंबाला इज़ इन माउंट कैलाश, ऐसी स्पेक्यूलेशन होती है। तो इसको ज़रा सा थोड़ा सा डिबंक करेंगे, ये पूरी शंबाला और माउंट कैलाश और पिरामिड की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं बोलूँगा उसको रिस्पॉन्सिबली। सो एक रशियन क्लाइंबर थे जिन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को एक्चुअली इन्वेंट किया था। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि जो माउंट कैलाश है ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड पिरामिड है। बिकॉज ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो ये आपको पिरामिड जैसा लगता है। इसके भी मल्टीपल फेजेस हैं, इसके ऊपर भी डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन अगर आप माउंट कैलाश को दूर से देखो तो वो पिरामिड शेप नहीं है, वो एक नेचुरल फॉर्मेशन ही है। और एलियंस की कंस्पिरेसी थियरी इसलिए आती है क्योंकि जहां पे हाइट ज़्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो सकती है। तो कुछ अननोन स्पेस फिनोमिनन्स बोलूंगा मैं, अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलूंगा, स्पेस फिनोमिनन्स होना बहुत कॉमन है। जैसे कि हम जब नॉर्थ पोल के पास में जाते हैं हमें ऑरोराज, ग्रीन लाइट्स, ब्लू लाइट्स, येलो लाइट्स ऐसी दिखती हैं। और माउंट कैलाश मैग्नेटिक, लगा लो कि उसमें थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस किया कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है तो एस्ट्रोनॉमी में कुछ अनयूजुअल जो हमें लगता है वैसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो मैं माउंट कैलाश को ना ही एलियन से एसोसिएट करूंगा, ना ही मैं माउंट कैलाश को शंभाला से एसोसिएट करूंगा, क्योंकि शंभाला, अगर हम टेक्निकली शंभाला को ढूंढने जाएं, वो माउंट कैलाश से थोड़ा बहुत दूर है, वो माउंट कैलाश के आसपास नहीं है, वो हमें चाइना के आसपास कहीं ना कहीं मिलती है। और इतनी डिटेल हमें इसलिए पता है क्योंकि हिटलर, जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था ऐसी स्टोरी से और लेजेंड से कि उसको ऐसी पावर चाहिए थी कि वो अमर हो जाए, उसने प्रॉपर रिसर्च टीम बनाई थी जो शंभाला को ढूंढने गई थी। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ये डॉक्यूमेंटेड है। Germans were in Himalayas before World War II. Yes, and they were looking for a city called शंभाला। और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स भी लिखे हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन में एक सबसे यूनिक चीज क्या है कि जब उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बोला कि हम इस वैली में जा रहे हैं, बच बच के जा रहे हैं, जितने भी यहाँ पे हमें बौद्धिक भिक्षु मिल रहे हैं, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी मंक हमारे साथ नहीं जा रहा है, और हम इस वैली में पहुंचे हैं, उसके बाद के पेजेस गायब हैं। जब उन्होंने लिखा कि हम इस वैली में पहुंचे हैं, उसके बाद के पेजेस नहीं है। फिर इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है और 1960s के अंदर CIA is spotted at the same place. ओके, सो इस मिस्ट्री को मैं यहीं पे छोड़ूंगा, क्योंकि इसके बाद में हमें पता नहीं है कि वहां पे CIA के साथ में क्या हुआ, माउंट कैलाश, सॉरी, शंभाला के साथ में क्या हुआ। लेकिन माउंट कैलाश के बारे में मैं एक चीज डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा कि एक इतना मिथिकल माउंटेन, लेकिन इसका एसोसिएशन
रुद्र के साथ ही क्यों? हम्म अब मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं और सेक्ट्स को या और हमारे भगवानों को साइडलाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एवोल्यूशन प्रिंसिपल और मैं स्क्रिप्चुअल एवोल्यूशन की नज़रिए से इसको देख रहा हूं, क्योंकि माउंट कैलाश एक ऐसा सिंबल है रुद्र के लिए जो रुद्र की इमेज को कंप्लीट करता है। वहां पे राक्षस ताल भी है, विच इज अ सिंबल ऑफ लाइफ बीइंग डिवॉइड। एक ऐसा प्रतीक है कि यहां पे जीवन नहीं पनप सकता। देखा जाए तो वो एक अंत का प्रतीक है। मानसरोवर जो उसके साथ में है वो एक ओरिजिन का प्रतीक है। वहां से 4 इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं। तो जब आप शिवा की इमेजरी को दूर से देखते हो, शिवा ही बनाता है, क्रिएटर है, और शिवा ही डिस्ट्रॉयर है। ऋग्वेद में यही मिलता है। और माउंट कैलाश के नीचे कितना कोइंसिडेंस है कि एक फ्रेश वाटर जो कि एक पूरी सप्त सिंधु के बाद की आईवीसी की सभ्यता को जन्म दे रही है, और एक राक्षस ताल जो उस अंत को डिपिक्ट कर रहा है। फिलोसफिकली देखा जाए रुद्र की इससे एक्यूरेट इमेज आप नहीं डिपिक्ट कर सकते, और वो माउंट कैलाश अकेली ऐसी लोकेशन है जो रुद्र को कंप्लीट करती है इन अ साइकिल। बहुत मज़ा आया हैरी इन एक्सप्लोरिंग द ओरिजिन्स ऑफ शिवा, द ओरिजिन्स ऑफ गॉड टुडे। मैं उम्मीद करूँगा कि व्यूअर्स को भी ये उतना ही अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट, उतना ही फैसिनेटिंग लगा होगा। आपका क्या टेक अवे है ये सारा डेट बैक करते करते? आपके हिसाब से कहाँ पर से स्टार्ट होती है हिंदू सिविलाइजेशन और कहाँ पर अंत होती है? किधर शिवा का ओरिजिन कहाँ पर है? ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये पॉडकास्ट देखकर कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, और मुझे उम्मीद है हैरी आपको भी मज़ा आया होगा इस पूरे एक्सप्लोरेशन में। एब्सोल्युटली, और हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो ऑडियंस में। अगर कन्फ्यूजन है प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताना, एंड होपफुली मे बी हम कुछ ऐसा करें कि आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सो डोंट स्टेप योर सेल्फ अवे फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछने से पीछे ना हटें, क्योंकि प्रश्न ही हैं जो हमें और पास्ट में लेके जाते हैं। और हैरी भाई उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में करते रहेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज़ लिखिएगा। पॉडकास्ट कैसा लगता है वो भी प्लीज़ लिखिएगा। बने रहने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।